Hi students, I am back again with another video, and today's video will be on the NEET questions on the chapter solution. I have already made two videos on the NEET questions from the chapter solid state. Those who are NEET aspirants, for you it is essential you must watch these videos which are made on NEET MCQs. In today's video also I will be solving the questions from NEET exam 2021 first of all, and then I will go slowly and gradually to the NEET questions of other years, previous years. So let's start the video today. First question is from NEET exam 2021. Let's see the question. The correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degrees centigrade with benzene to octane in the molar ratio 3:2 is, इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है. आपको बता दिया गया है कि एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 280 millimeter of mercury and that of octane, pure octane is 420 millimeter of mercury. For solving this question आपको just Raoult's law अप्लाई करना है. Raoult's law for the solution of volatile liquids. वही जो फॉर्मूला हमें राउल्ट्स लॉ से मिलती है उसी का ही एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो दे दिया है 3:2. दैट मीन्स 3 मोल्स बेंजीन का है और 2 मोल्स ऑक्टेन का है. हम सबसे पहले बेंजीन का और ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. उसके बाद हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे राउल्ट्स लॉ का फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द वोलाटाइल लिक्विड्स. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जिसको हम एक्स बेंजीन लिखेंगे, that will be equal to what? Number of moles of benzene divided by total number of moles. So it will be 3 divided by 3 plus 2. So it will be 3 by 5. And that of octane will be how much? X octane will be equal to 2 divided by 3 plus 2, 2 by 5. Because octane का number of moles है 2. तो X benzene and X octane हमारा निकल गया. Now the vapor pressure of the solution will be what? Vapor pressure of the solution, P solution will be equal to what? X benzene into P naught benzene plus X octane into P naught octane. यहाँ पे एक्स बेंजीन एक्स ऑक्टेन तो पहले मैंने बता दिया. पी नॉट बेंजीन इज द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन द प्योर स्टेट एंड पी नॉट ऑक्टेन इज द वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन द प्योर स्टेट. सो द वैल्यूज वी आर जस्ट टू पुट. एक्स बेंजीन की वैल्यू आ गया 3/5, सो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट बेंजीन की वैल्यू कितना दे दिया गया 280, सो 280 प्लस 2/5 इंटू पी नॉट ऑक्टेन. पी नॉट ऑक्टेन कितना है 420, सो 420. अब इनको कैंसिल करो, ये आएगा. अभी इनको मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट विल बी दिस मच मिलीमीटर मर्करी 336. सो दिस ऑप्शन विल बी द correct option. So very simple it was. So we have solved this question. So this question is again asked in the NEET exam 2021. Let's solve this question. In this question they are saying the following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 milliliter of water. और इस solution का नाम इन्होंने दे दिया P1. Second solution again 10 gram of urea dissolved in 250 milliliter of water. इस solution का नाम इन्होंने दिया P2 and 10 gram of sucrose dissolved in 250 milliliter of water. इसका नाम इन्होंने दे दिया P3. अभी आपको बोल रहा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस इज दिस 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 दिस. इनमें से आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. तो पाई जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई इज इक्वल टू व्हाट? पाई इज इक्वल टू ICRT. नाउ ऑल दीज सॉल्यूट्स जो कि ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज, दे ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इनके लिए तो आई लगाना ही नहीं है. तो आई तो पहले ही आप आउट कर दो, आई आपको लगाना नहीं पड़ेगा. तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया पाई इज इक्वल टू CRT. तो हम यहां पे लिख लेते हैं पाई इज इक्वल टू CRT.
दैट मीन्स C जो कि कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या लिखा जा सकते हैं, आप सब जानते हैं कि C जो कि कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम N/V लिखते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पे लिखते हैं N इंटू RT/V, V को RT के नीचे कर देते हैं। रीजन ये है कि ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी सबके लिए सेम है, 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर। R और T ये तो सेम है ही है, R जो कि गैस कांस्टेंट है, T जो कि टेम्परेचर है, ये भी सारे सॉल्यूशंस के लिए सेम है। सो RTV ये सारे सेम है। अब N क्या है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमें कैसे मिलते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके। तो पहले हम इन तीनों का जो कि ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज है, इन तीनों का मोलर मास क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ग्लूकोज का मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, सो इट विल बी 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। ये करने से आएगा 180 ग्राम पर मोल। अगर हम नेक्स्ट सब्सटेंस देखें जो कि यूरिया है, तो मोलर मास ऑफ यूरिया फॉर्मूला है क्या, CH4N2O2। ये यूरिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा जाता है। यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सबको जोड़ के, तो CH4N2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 12 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 16, ये जोड़ने से आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। और लास्ट है मोलर मास ऑफ सुक्रोज। फॉर्मूला सुक्रोज का C12H22O11, इसका मोलर मास हो जाएगा 12 इंटू 12 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, एंड ये कैलकुलेट करने से आएगा 342 ग्राम पर मोल। So you can see all the three substances they differ by their molar mass, molecular mass सबका different है। So यहाँ पे हम पुट करते हैं पाई ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ग्लूकोज, ये है P1, आपका सॉल्यूशन है P1। ये क्या होगा, N क्या होगा, मास अपन मोलिकुलर मास, तो 10 ग्राम, सबके केस में 10 ग्राम, सबका मास भी सेम ही है, तो 10 बाई ग्लूकोज का मोलिकुलर मास दैट इज 180 इंटू RT/V। ये मैं नहीं लिख रही हूं बिकॉज RT/V सबके लिए सेम है। नेक्स्ट इज P2 जो कि यूरिया है, यूरिया का सॉल्यूशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा 10/60 इंटू RT/V। और P3 ये है सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिस विल बी 10/342 into RT/V. Now decreasing order of osmotic pressure can be easily done. You can see सबके न्यूमरेटर जो है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, N के ऊपर ही डिपेंड करेगा, बिकॉज RTV ये तो सबके लिए सेम है। यहाँ पे देखिए जो N है वो N सबसे ग्रेटर किसके लिए होगा, यूरिया के लिए, जो कि सोल्यूशन आपका P2 है, बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। नेक्स्ट आएगा ये 180 जिसका डिनोमिनेटर है वो होगा ग्लूकोज का जो कि P1 है, और थर्ड में जो कि सबसे छोटा वैल्यू होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का वो होगा सुक्रोज के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास सबसे ग्रेटर है। दैट मीन्स व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। तो P2 आपका देखिए ये सबसे बड़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू इसमें, उसके बाद आएगा P1 जो कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, उसके बाद आएगा सुक्रोज का सॉल्यूशन P3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2020। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो कि KF है ऑफ बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, उसका KF वैल्यू दे दिया गया है 5.12 केल्विन kg पर मोल। The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molar containing a non-electrolyte solute in benzene is out of these आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, और उसमें आंसर में आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके लिए तो बहुत आसान है,
आपको पता है कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। अब यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको I तो लगाना नहीं है, आपको मोलालिटी का वैल्यू दे दिया गया है, KF की वैल्यू भी आपको दे दिया गया है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा TF डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। अब KF वैल्यू कितना है बेंजीन का 5.12, सो 5.12 मल्टीप्लाइड बाई 0.078, ये मल्टीप्लीकेशन करने से आएगा 0.39936। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो क्या लिख सकते हो आप 0.40 लिख सकते हो, दिस मच केल्विन। सो ये आपका आंसर में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 was asked in NEET exam 2020. What is the question? See, the mixture which shows positive deviation from Raoult's law is, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नंबर 1 इज इथानॉल प्लस एसीटोन एंड द नेक्स्ट इज बेंजीन प्लस टोलुइन, उसके बाद है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। इनमें से आप पहले ही दो ऑप्शन को जो है आउट कर सकते हो, वो है नंबर बी एंड नंबर डी, बेंजीन टोलुइन क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन। ये जो है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, और जो डेविएशन दिखाने वाला सॉल्यूशन है वो तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, दे आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थ्योरी तो मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकती, इट विल बी वेरी मच टाइम टेकिंग, बट स्टिल तुम्हें थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें सपोज कि दो कंपोनेंट ए और बी आपने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। अब ए कंपोनेंट में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस है बिटवीन द ए मॉलिक्यूल्स एंड ए मॉलिक्यूल्स, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस। बी कंपोनेंट में बी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस है, अगर ये मिक्सिंग के बाद जो ए बी बनेगा उसमें ए बी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस ये सारे अगर बराबर होंगे, मतलब ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू ए बी, तब हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर ए बी इनके साथ ए बी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है अगर इक्वल नहीं हुआ, इन दैट केस क्या होगा? द सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल नॉट बी एन आइडियल सॉल्यूशन। अगर ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की जो मैग्नीट्यूड है वो ए और बी के साथ इक्वल नहीं होता है, इन दैट केस द सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का डेविएशन दिखा सकते हैं राउल्ट्स लॉ से। एक तो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं और राउल्ट्स लॉ से वो नेगेटिव डेविएशन भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ऐसा एक सॉल्यूशन इनमें से आप जो है सिलेक्ट कीजिए। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? ए और बी को मिक्स करने के बाद जो ए और बी के बीच में जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होगा दैट विल बी वीकर देन ए एंड बी। ये होगा इस केस में इथानॉल और एसीटोन को जब आप मिक्स कर दोगे। क्यों? बिकॉज इथानॉल में जो इथानॉल मॉलिक्यूल्स है दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में है डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब आप इथानॉल के साथ एसीटोन को मिक्स कर दोगे, देन एसीटोन मॉलिक्यूल्स विल डू व्हाट? दे विल ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द इथानॉल मॉलिक्यूल्स एंड दे विल गो इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल्स। इथानॉल के बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल्स जो है चले जाएंगे बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड दैट्स हाउ द न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच विल बी सेट अप बिटवीन द इथानॉल एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स, दे विल बी वीकर. And so this mixture will show positive deviation from Raoult's law. और ये जो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है अगर आपने मिक्स कर दिया, they will show negative deviation from Raoult's law. So we pick this one. Next is question number 5. इसमें क्या बोल रहे हैं? For an ideal solution, the correct option is, इनमें से आपको चूज करना है। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2019 का है, तो हम देखते हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन में कंडीशन क्या क्या है? ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस विल बी इक्वल टू बी
molecular interactions will be equal to AB molecular interaction. सारे forces of interactions के magnitude जो है same होंगे. और क्या, और ये होगा कि डेल्टा V mixing will be equal to 0 and delta H mixing also will be equal to 0. Means अगर आपने दो कंपोनेंट का, सपोज कि एक का 50 सीसी दूसरा का 50 सीसी आपने लिया और मिक्स कर दिया, तो एग्जैक्टली 100 सीसी विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सीसी होगा. ना 100 सीसी से 0.1 नीचे, ना 100 सीसी से 0.1 ऊपर. एग्जैक्टली 100 सीसी आपको वॉल्यूम मिलेगा. दैट मीन्स वॉल्यूम का कोई इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं होगा. सो चेंज इन द वॉल्यूम अपन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0. और डेल्टा H मिक्सिंग, दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज ऑल्सो विल बी 0. हीट एनर्जी का ना तो कोई इवोल्यूशन होगा, ना तो हीट एनर्जी का कोई एब्जॉर्प्शन होगा. दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज जो है वो 0 होगा. तो ऐसे में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है ये नंबर डी, डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज फ्रॉम ओडिशा नीट 2019. इसमें कहा गया कि द वाटर सैचुरेटेड एयर, दैट मीन्स मॉइस्ट एयर जिसमें ड्राई एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी है, वाटर वेपर जिसको हम कहते हैं, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज दिस मच, 0.02. वाटर वेपर का आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया गया है. इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर मीन्स आपको जो मॉइस्ट एयर है उसी को सैचुरेटेड एयर कहा जा रहा है. तो उसका टोटल प्रेशर अगर 1.2 एटमॉस्फेयर होता है, दैट मीन्स ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम टोटल आपको बता दिया है, दैट इज 1.2 एटमॉस्फेयर. देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज आउट ऑफ दिस यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का. ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में +1 में है. एक मिक्सचर है गैस ए बी सी का, तीनों गैसेस का मिक्सचर है. पर्टिकुलर कोई गैस ए का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. इन ए mixture of gases A, B, C, etc. the partial pressure of gas A will be equal to mole fraction of A multiplied by total pressure. ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम लिखते हैं यहाँ पे P total is equal to P वाटर वेपर प्लस P ड्राई एयर. अब P वाटर वेपर अगर हम निकाल लेते हैं तो टोटल हमें दे दिया गया है, तो P ड्राई एयर हम निकाल सकते हैं इजीली. तो P वाटर वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. सो मोल फ्रैक्शन वाटर वेपर का आपको बता दिया 0.02 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर आपको बता दिया गया है 1.2 एटमॉस्फेयर. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 0.024 एटमॉस्फेयर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकल गया, टोटल प्रेशर हमें बता दिया गया है. तो P ड्राई एयर, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर कितना हो जाएगा, P ड्राई एयर विल बी इक्वल टू P टोटल माइनस P वाटर वेपर. सो वैल्यूज पुट कर देते हैं. P टोटल हमारा है 1.2 माइनस ये आ गया 0.024. सो आएगा 1.176 एटमॉस्फेयर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. 1.176 atmosphere will be the partial pressure of the dry air. This question was asked in NEET exam 2019. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, the mixture that forms maximum boiling azeotrope, इनमें से आपको चूज करना है. तो बात यह है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो मिलते हैं हमें उन सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अब नेगेटिव डेविएशन मतलब जस्ट नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि नेगेटिव डेविएशन तब होगा जब ए और बी कंपोनेंट अलग अलग है,
तब ए मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, बी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, मिक्सिंग के बाद ए और बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। इन दैट केस क्या होगा, हर एक कंपोनेंट का जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने का जो टेंडेंसी है, दैट विल डिक्रीज। And if that decreases, then the vapor pressure, partial vapor pressure बोलना चाहिए हमें, partial vapor pressure of each component will decrease. And if the partial vapor pressure of each component decreases, then the vapor pressure of the solution that will also decrease. ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाती है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। कौन सा टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर के सॉल्यूशन बॉयल करेगा। इट इज पॉसिबल टू गेट ए इंटरमीडिएट मिक्सचर, जिस मिक्सचर में अगर हम अराइव करें तो क्या होगा, जो दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड एक ही साथ में डिस्टिल करेगा विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन। लिक्विड स्टेट में भी उनका जो कंपोजिशन है, वेपर स्टेट में भी उनका सेम कंपोजिशन रहेगा और एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कंपोजिशन में जब हम पहुंचेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लीस्ट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट। तो इसको कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमें मिलेगा। सो नेगेटिव डेविएशन इनमें से कौन दिखा रहा है, वही होगा आंसर। देखो हेप्टेन और ऑक्टेन ये तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। इथानॉल एंड वाटर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। ये जो मिक्सचर है वाटर और नाइट्रिक एसिड, दिस इज द मिक्सचर दैट विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और यहीं पे इसी मिक्सचर में ही हमें मिलेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2017। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आसान तो मैंने बोल दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर ना हो तो आप आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट कैसे हम एक्सप्लेन कर रहा है उसको सुनिए, तभी आप कर पाओगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज एंड लास्ट में मोलालिटी, इनमें से जो है पूछ रहा है कि कौन सा वो है कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट तो वो होगा जिसमें वॉल्यूम जो है इन्वॉल्व है, जिसमें मास इन्वॉल्व है, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो मोलारिटी को छोड़ करके मोल फ्रैक्शन में भी मास है, वॉल्यूम नहीं है, वेट परसेंटेज में भी मास इन्वॉल्व है, मोलालिटी में भी मास इन्वॉल्व है। वॉल्यूम सिर्फ मोलारिटी में है। हमें पता है कि मोलारिटी क्या है। मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सो हमारा आंसर होगा नंबर ए। So this is the question from NEET exam 2016. The question is, at 100 degrees centigrade, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram of water is 732 millimeter. kV value दे दिया गया है। The boiling point of this solution will be out of this, correct option आपको चूज करना है। अभी देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर दे दिया गया है और सॉल्यूट का आपको मास दे दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से जो रिलेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो आपको निकलने के लिए क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट तो जरूर चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा तभी आप क्या कर सकते हो, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। केबी वैल्यू दे दिया गया है। मोलालिटी में आपको चाहिए मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अगर आप कैलकुलेट करते हो तभी आप जो है डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर पाओगे और डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने आप आ जाएगा। सो लेट्स डू इट। सो आई हैव रिटन फ्रॉम राउल्स लॉ ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वी नो P0 minus PS divided by P0
is equal to N2 by N1. N2 is the number of moles of the solute, N1 is the number of moles of the solvent. Solvent आपका यहाँ पे वाटर है. T0 वैल्यू आपको समझ लेना है. T0 क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है और टेम्परेचर आपको बता दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो कि बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है. और 1 एटमॉस्फेयर को जब हम सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में लिखते हैं, यहाँ पे मिलीमीटर में हमें चाहिए, तो कितना होता है? 760 मिलीमीटर होता है. तो इसलिए हमारा P0 का वैल्यू हो जाएगा 760 माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे दिया 732 मिलीमीटर. तो 732 डिवाइडेड बाई 760 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है 100 बाई 18 हो जाएगा. वाटर का मोलर मास 18 है. अब इसको माइनस करने से आएगा 28. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 28 बाई 760 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई 100 और 18 को हम ऊपर ले जाते हैं. तो N2 इज इक्वल टू तब क्या होगा? 28 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 18. इस कैलकुलेशन का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 0.2046. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आपको मिल गया है. अभी देखिए डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? Kb इंटू मोलालिटी. दैट मीन्स Kb इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू N2. W1 क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट है. मोलालिटी का फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप सब जानते हो. 1000 बाई W1 इंटू W2 बाई M2. W2 बाई M2 क्या होता है? N2, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. तो N2 हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे. तो हम वैल्यूज पुट करते हैं. Kb वैल्यू आपको दे दिया 0.52 डिवाइडेड बाई W1 की वैल्यू कितना है? 100 ग्राम वाटर है. तो 100 इंटू N2 हमारा है 0.2046. सो 100 और 1000 कैंसिल हो करके 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 5.2 इंटू 0.2046. दिस विल कम 1.06 डिग्री सेंटीग्रेड में. हम यहाँ पे डेल्टा टीबी को लिख रहे हैं. डेल्टा टीबी क्या है? इट इज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्यूशन का ऑलवेज हायर होता है देन कंपेयर टू द सॉल्वेंट. तो यहाँ पे Tb हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है और T0 भी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. दोनों का डिफरेंस डेल्टा Tb होता है इज इक्वल टू 1.06 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसके बाद हम Tb निकालते हैं. तो Tb क्या होगा? Tb विल बी इक्वल टू T0b प्लस 1.06 डिग्री सेंटीग्रेड. अब T0b बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर आपका सॉल्वेंट है. सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1.06 degree centigrade. So it will be 101.06 degree centigrade. So approximately it is 101 degree centigrade. So 101 degree centigrade, that means option C will be the correct option. So students, this is the question from NEET exam 2016. Let's see what is the question. Which of the following statements about the composition of the vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? बेंजीन एंड टोलुइन को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया. दोनों लिक्विड है. ये दोनों को मिक्स करके जब आप सोल्यूशन बनाओगे उसके बाद तो ग्रेजुअली इनका वेपोराइजेशन शुरू होगा. वेपर का जो कंपोजिशन है वो वेपर का कंपोजिशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है. इसके बाद बोला है कि एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आपको वेपर प्रेशर बेंजीन का, प्योर बेंजीन का दे दिया गया है इतना 12.8 किलो पास्कल एंड प्योर टोलुइन का वेपर प्रेशर भी आपको दे दिया 3.85 किलो पास्कल. और इन स्टेटमेंट में से आपको जो है प्रेडिक्ट करना है कि व्हिच स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन. नंबर बी में not enough information is given to make a prediction. number C में the vapor will contain a higher percentage of benzene and number D में the vapor will contain a higher percentage of
टॉलुइन। तो ये आपको देखना है पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन का और टॉलुइन का निकलने के बाद ही आप बता सकते हो कि वेपर में बेंजीन का हायर परसेंटेज होगा कि टॉलुइन का हायर परसेंटेज होगा, ये आप तभी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मोलर रेशियो भी इनका बता दिया है, 1:1 मोलर रेशियो। बेंजीन का टॉलुइन का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और प्योर स्टेट में बेंजीन और टॉलुइन का आपको वेपर प्रेशर भी दे दिया है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर आप बेंजीन का टॉलुइन का जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट्स डू दैट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जिसको हम एक्स बेंजीन लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दोनों का ही 1 मोल करके है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो 2 हो जाएगा। बेंजीन का नंबर ऑफ मोल उसमें 1 मोल है, तो एक्स बेंजीन विल बी इक्वल टू 1/2। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन वो भी कितना हो जाएगा, एक्स टॉलुइन वो भी हो जाएगा 1/2। पी बेंजीन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स बेंजीन मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट बेंजीन। तो ये सारा जो है राउल्ट्स लॉ से ही क्वेश्चन है। तो देखिए पी नॉट बेंजीन, एक्स बेंजीन तो हमारा 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। पी नॉट बेंजीन की वैल्यू कितना है आपको वेपर प्रेशर डेटा से देखना है। बेंजीन का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में 12.8 किलो पास्कल, सो इनटू 12.8 किलो पास्कल, सो ये कितना आ रहा है, this is coming 6.4 kilopascal. Now let us calculate the partial vapor pressure of toluene. It is equal to x toluene into P naught toluene. X toluene कितना है 1/2 again into P naught toluene है 3.85 kilopascal. 3.85 kilopascal. अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1.925 kilopascal. तो अब देखिए बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आ गया 6.4 किलो पास्कल, और टॉलुइन का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आ गया 1.925 किलो पास्कल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है कि वेपर का जो कंपोजिशन है उसमें हायर परसेंटेज किसका रहेगा, उसमें हायर परसेंटेज किसका रहेगा, बेंजीन का रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज बेंजीन का ही जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो हायर है देन कंपेयर टू टॉलुइन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, option C will be the correct answer कि the vapor will contain a higher percentage of benzene. This is the last question students. With this question we will finish the video today. ये क्वेश्चन है नीट 2015 का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। The boiling point of 0.2 mole per kg, mole per kg means 0.2 molar solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. दैट मीन्स सोल्यूशन X का जो मोलालिटी है और सोल्यूशन Y का जो मोलालिटी है दोनों सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है। तो मोलालिटी सेम है, सॉल्वेंट अगर सेम है तो केबी वैल्यू भी दोनों का सेम है, सॉल्वेंट के ऊपर ही केबी वैल्यू डिपेंड करेगा। तो मोलालिटी दोनों सोल्यूशन का सेम हो गया X और Y, केबी वैल्यू भी दोनों का सेम हो गया। तो डेल्टा टीबी के ऊपर ही ना डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X एंड Y। तो यहां पे बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Y, तो दैट मीन्स डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है, जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट मस्ट बी ग्रेटर इन केस ऑफ X। और हमें पता है कि जो आपका फॉर्मूला है डेल्टा टीबी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी। तो दोनों सोल्यूशन का मोलालिटी सेम है, सॉल्वेंट सेम है जो कि वाटर है, उसके लिए KB भी सेम है, लेकिन जो X का बॉइलिंग पॉइंट है वो Y का बॉइलिंग पॉइंट से हायर है। दैट मीन्स डेल्टा टीबी वैल्यू X के लिए हायर है, तभी जो है बॉइलिंग पॉइंट X का हायर है देन कंपेयर टू Y। और डेल्टा टीबी वैल्यू जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुई जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। दैट मीन्स जो I वैल्यू है वो I वैल्यू जो कि वेंटो फैक्टर है वो X के लिए ग्रेटर है देन कंपेयर टू Y। एंड ये जो चीज है ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि X मस्ट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में X का डिसोसिएशन होना पड़ेगा और तभी जाकर के जो पार्टिकल्स है उसके नंबर Y के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो डिसोसिएशन के केस में हमें पता है कि I इज ग्रेटर देन 1,
तो I अगर 1 से ज्यादा होगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन क्या है कि X जो है ये डिसोसिएट कर रहा है सॉल्यूशन में, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि KB वैल्यू, M वैल्यू सब सेम है X और Y सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा TB वैल्यू X के लिए ग्रेटर तभी हो सकती है जब ये अंडरगो करेगा डिसोसिएशन। Y इज नॉट अंडरगोइंग एनी डिसोसिएशन बट X इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, सो इट्स I वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Y। हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे? ये हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, X is undergoing dissociation in water. So with this question I finish the video today. I hope you have learned many concepts from this video. Please like and share this video and please subscribe the channel so that I get motivated. Please subscribe the channel, link is given in the description box, and thanks for watching the video.